नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर के ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम इतिहास विषय के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, बीए पार्ट सेकंड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास जो 1200 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी का है, इस पेपर की हम चर्चा करेंगे। छात्रों, पेपर की चर्चा करने से पहले आपको बता देता हूं कि जो पेपर का पैटर्न है, अर्थात पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, ये पेपर दो भाग में होगा। भाग प्रथम में अति लघुत्रात्मक प्रश्न और लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। भाग जो दूसरा है, सेकंड भाग है इसका, उसमें 3 यूनिट आएगी। प्रथम यूनिट में 2 प्रश्न, सेकंड यूनिट में 2 प्रश्न और थर्ड यूनिट में 2 प्रश्न। प्रत्येक यूनिट में से जो आपको सबसे अच्छा प्रश्न आता है वो आपको करना है, अर्थात 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न प्रथम यूनिट में और सेकंड यूनिट में भी 1 प्रश्न, थर्ड यूनिट में भी 1 प्रश्न। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर आएगा। पेपर आपका 100 अंक का होगा, जिसमें 20 अंक के अति लघुत्रात्मक प्रश्न, 20 अंक के लघुत्रात्मक प्रश्न और 60 अंक के निबंधात्मक प्रश्न होंगे। इतिहास विषय का छात्रों हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये इतिहास है क्या, इसके बारे में भी सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे। इतिहास अतीत काल में जो घटनाएं घट चुकी है, उन घटनाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र इतिहास कहलाता है। छात्रों, जो प्राचीन समय में घटनाएं घट चुकी है, जो हमारे राजा महाराजा हुए, जो हमारे संत हुए, जो यात्री, विदेशी यात्री भारत में आए, ये सभी, इन सभी के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं। भारत की जो स्थापत्य कला के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, चित्रकला के बारे में, युद्धों के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, वो अध्ययन हम इतिहास के माध्यम से ही कर रहे हैं। इतिहास जो ये शब्द है, इतिहास का जो अर्थ जो है, ये अर्थ है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। ब्रिटेन के एक इतिहासकार हुए, इतिहासकार का नाम है E.H. कार। ब्रिटेन के इतिहासकार हैं छात्रों E.H. कार। E.H. कार ने इतिहास की एक परिभाषा दी है। वो परिभाषा इस प्रकार से है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है। इतिहास क्या है? अतीत मतलब प्राचीन काल, अतीत, इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य संवाद है। ये परिभाषा जो दे रहे हैं वो ब्रिटेन के इतिहासकार हैं E.H. कार। इन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री, इनकी पुस्तक का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, इसके अंदर इन्होंने इस परिभाषा को दिया है। इतिहास का जनक हेरोडोटस नाम का विद्वान है। कौन है छात्रों? हेरोडोटस। इतिहास का जनक कहलाता है हेरोडोटस। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका। इस पुस्तक में सर्वप्रथम इसने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, हिस्ट्री। इस पुस्तक में इतिहास का वर्णन है। भारत तथा फारस देश के साथ में जो व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। हेरोडोटस को सिसरो नामक विद्वान ने, सिसरो नामक विद्वान ने इतिहास का जनक कहा। सिसरो नामक विद्वान रोम के विद्वान थे। यह हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। इसी प्रकार से छात्रों, भारत के इतिहास का जनक वेदव्यास को माना जाता है। वेदव्यास ने महाभारत नामक ग्रंथ लिखा। वेदव्यास का जो ग्रंथ है महाभारत नाम का इन्होंने ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में आप जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण, पांडव, कौरव, इनकी कथा का वर्णन, इनके जीवन चरित्र का वर्णन और उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। भारत का जो क्रमबद्ध इतिहास है,
अर्थात क्रम से, डेट वाइज, सन वाइज वो इतिहास कलहण नाम का विद्वान, कलहण ये कश्मीर का पंडित है। इस कश्मीर के पंडित ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध भारत का इतिहास मिलता है। राजतरंगिणी, इस ग्रंथ में भारत का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। इस प्रकार से इतिहास का जनक हेरोडोटस कहलाते हैं, जिनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। भारतीय इतिहास के जो जनक हैं महर्षि वेदव्यास जी हैं, जिनकी जो पुस्तक है, जिनका जो ग्रंथ है महाभारत। और भारत का जो क्रमबद्ध इतिहास लिखने वाला है, भारत के क्रमबद्ध इतिहास का जो जनक है वो है कलहण। तो इस प्रकार से छात्रों, इतिहास का अर्थ हो गया अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अतीत काल में जो घटनाएं घट गई है उन घटनाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र इतिहास कहलाता है। ब्रिटेन के विद्वान E.H. कार ने अतीत और वर्तमान के मध्य संवाद नामक इतिहास की परिभाषा दी है। और सिसरो नाम का जो विद्वान है, रोम के रहने वाले हैं, रोमन विद्वान है ये, इन्होंने हेरोडोटस को, जो कि एक यूनानी विद्वान है, यूनान देश के रहने वाले हैं हेरोडोटस, उनको इतिहास का जनक कहा है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। भारतीय इतिहास के जो जनक है वेदव्यास हैं। वेदव्यास जी ने महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की। और भारत का जो क्रमबद्ध इतिहास, क्रम से, डेट वाइज, सन वाइज जो लिखने वाले हैं वो कश्मीर के पंडित हैं, कश्मीर के विद्वान हैं कलहण। उन्होंने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रकार छात्रों इतिहास का ये सामान्य परिचय हुआ। अब छात्रों हम जो हमारे मेन जो टॉपिक है हमारा सेकेंड ईयर का BA पार्ट, सेकेंड ईयर हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत के इतिहास का, उसका हम अध्ययन करेंगे। हमारा जो प्रथम टॉपिक है तुर्कों का भारत पर आक्रमण। छात्रों, तुर्कों का भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण। छात्रों, आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा कि भारत पर जो विदेशी शक्तियां थी, शक, कुषाण, मुरुंड, पहव, इस प्रकार की विदेशी शक्तियों ने लगातार भारत पर आक्रमण किया। परंतु भारत के जो शक्तिशाली राजा थे उन राजाओं ने उनको भारत में प्रवेश नहीं करने दिया, उनको युद्धों में पराजित किया तथा उनको दूर तक खदेड़ दिया। इसी प्रकार से क्या हुआ कि जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, ये बहुत बड़े सम्राट थे, इन्होंने भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध रखा था। जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तब विदेशी शक्तियां थी तुर्क, इन तुर्कों ने क्या किया, भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में छोटे छोटे राज्य बने हुए थे और इन पर चंदेल, चालुक्यों, गढ़वाल, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, गुहिल, परमार, चावड़ा, लोहार, कारकोट, सेन, इस प्रकार के राजवंश राज्य कर रहे थे। और ये छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। भारत में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, राजनीतिक नेतृत्व का वहाँ अभाव है भारत में। और इसी जो फूट का, राजनीतिक एकता का अभाव है और आपसी फूट विद्यमान है, इसी फूट का फायदा उठाकर तुर्कों ने क्या किया, भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। और लगातार 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत पर आक्रमण करते रहे। परंतु भारत के शूरवीर राजपूत योद्धाओं ने, शूरवीर हिंदू राजाओं ने तुर्कों के आक्रमण को विफल करने का प्रयास किया और लगातार इनसे युद्ध में व्यस्त रहे। भारत पर जो आक्रमण होता है छात्रों, भारत पर जो सर्वप्रथम आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम भारत पर यह आक्रमण कर रहा है। यह आक्रमणकारी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और सिंध तथा मुल्तान क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। सिंध तथा मुल्तान क्षेत्र पर इसने विजय प्राप्त कर ली। वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और मुल्तान प्रांत भी कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ये दोनों जो जगह हैं वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। 712 ईस्वी में ये जगह भारत में आती थी और यहाँ पर ब्राह्मण वंशीय शासक दाहिर सेन राज्य कर रहे थे। दाहिर सेन ने मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया।
परंतु वो युद्ध में पराजित हुए और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, सर्वप्रथम सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त की। सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में जजिया कर सर्वप्रथम सिंध में जजिया कर लगाया, अर्थात भारतवर्ष में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर यह ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों अर्थात हिंदुओं से वसूला जाता था, ये कर लगाया गया। और 712 ईस्वी में ही हमें जोहर प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है। भारत के में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के समय जो दाहिर सेन की पुत्रियों ने जोहर किया, सिंध प्रांत की जो स्त्रियां थी उन्होंने जोहर किया। जब कोई मुस्लिम शक्ति किसी हिंदू दुर्ग पर आक्रमण करती है तब अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए हिंदू नारियां अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण दे देती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, जोहर। जोहर का मतलब क्या हो गया छात्रों, जब कोई मुस्लिम शक्ति किसी हिंदू दुर्ग पर आक्रमण करती है तब उस दुर्ग में निवास करने वाली स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निकुंड में कूद कर दे देती है, वो क्रिया जोहर कहलाती है। तो सर्वप्रथम भारत में जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र में। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के समय ही 712 ईस्वी में जोहर भारत में हुआ। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण हुआ और मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो भारत पर आक्रमण किया वो था सुबुतगीन नाम के शासक ने भारत पर आक्रमण किया। इस तुर्क आक्रमणकारी ने 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इसके जो आक्रमण हुआ इसका आक्रमण हुआ राजा जयपाल पर। राजा जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था, ये हिंदू शाही वंश के शासक राजा जयपाल पर इसका आक्रमण हुआ। इसके बाद में सुबुतगीन के बाद में जो भारत पर जो सबसे भयंकर आक्रमण प्रारंभ हुए वो हुए मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार किए छात्रों, 17 बार। ये आपके न्यू टाइप में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी कई बार आ चुका है ये। मोहम्मद बिन गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। मोहम्मद बिन गजनवी का जो प्रथम आक्रमण था 1001 ईस्वी, छात्रों 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। राजा जयपाल कौन थे, हिंदू शाही वंश के शासक है। इन राजा पर, जयपाल नाम के राजा पर 986 ईस्वी में सुबुतगीन नाम के व्यक्ति ने भी आक्रमण कर रखा था। ये तुर्क आक्रमणकारी था, इसने भी आक्रमण किया था इन पे। और 1001 ईस्वी में पुनः इन पर आक्रमण होता है। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हो रहा है। इस आक्रमण को 1001 ईस्वी के आक्रमण को वे हिंद का युद्ध भी कहा जाता है। इतिहास में यह वे हिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से मोहम्मद गजनवी ने क्या किया, जो भारत पर उसका प्रथम आक्रमण वे हिंद पर हो रहा है इसके बाद में लगातार मोहम्मद जो गजनवी है, मोहम्मद गजनवी क्या कर रहा है, लगातार भारत पर विजय प्राप्त कर रहा है। इसने सिंध, मुल्तान, पंजाब, कश्मीर, गुजरात, ग्वालियर, कालिंजरा, मथुरा, कन्नौज, कश्मीर, कन्नौज आदि क्षेत्रों पर इसने आक्रमण किया। इसका जो आक्रमण है बड़े क्षेत्र हैं, सिंध, मुल्तान, पंजाब, कश्मीर, गुजरात,
ग्वालियर, कालिंजरा, मथुरा, कन्नौज जैसे कई क्षेत्रों पर इसने आक्रमण किए और उत्तरी भारत पर ये एक प्रबल शक्ति हो गया। 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है छात्रों। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण हो रहा है, गजनवी का आक्रमण किस पर हो रहा है? गुजरात राज्य पर आक्रमण हो रहा है। गुजरात में जो राजा हैं भीमदेव सोलंकी प्रथम, भीमदेव सोलंकी प्रथम पर आक्रमण हो रहा है। भीमदेव सोलंकी प्रथम चालुक्य वंश के शासक हैं और इन पर आक्रमण किया, बहुत भयंकर आक्रमण था। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने भगवान शिव का जो मंदिर है, सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर पर आक्रमण किया और उसे बुरी तरह लूटा। कहा जाता है कि 2 करोड़ दिरहम जो धन यहां से लूट कर ले गया। भगवान सोमनाथ की मूर्ति को खंडित कर दिया। जो मंदिर बना हुआ था उस मंदिर में उसने आग लगा दी और इस मंदिर को उसने विध्वंस कर दिया। तो इस प्रकार से इसका 1025 ईस्वी में भगवान सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ। इस आक्रमण में मोहम्मद जो गजनवी है, मोहम्मद गजनवी भारी मात्रा में हिंदू स्त्रियों, हिंदू पुरुषों को दास बनाकर अपने साथ में ले गया, परंतु भारत की किसी भी शक्ति ने मोहम्मद गजनवी का सामना करने का प्रयास नहीं किया। मोहम्मद गजनवी का जो सामना होता है उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। आपने सुना होगा लोक देवता गोगा जी के बारे में। चूरू, राजस्थान में एक जिला है चूरू। चूरू में ददरेवा नामक गांव है। ददरेवा नामक गांव में लोक देवता, वर्तमान में लोक देवता है अपने लोक देवता गोगा जी, लोक देवता गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। उस समय जब इसने आक्रमण किया तब ददरेवा के शासक कौन थे? गोगा जी थे। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया और युद्ध के अंदर मोहम्मद गजनवी को ललकारा। विशाल सेना के सामने गोगा जी अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ में खड़े थे और मोहम्मद गजनवी को ललकारा और उनसे इससे भयंकर युद्ध किया। तब गोगा जी की वीरता देखकर मोहम्मद गजनवी ने कहा, ये तो साक्षात देवता ही प्रकट हो गया, अर्थात ये तो कौन है? जाहर पीर है। जाहर पीर के नाम से गोगा जी को संबोधित किया। उस समय गोगा जी जो लोक देवता हैं उन्होंने मोहम्मद गजनवी को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद में जो मोहम्मद गजनवी का जो अंतिम जो आक्रमण हो रहा है वो सिंध के जाटों के विरुद्ध होता है। इसका अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों के विरुद्ध हो रहा है। सिंध के जाटों के विरुद्ध यह 1027 ईस्वी में इसका अंतिम आक्रमण है। इस आक्रमण के बाद में यह अपने प्रांत लौट जाता है। अब जो अगला आक्रमण हो रहा है वो हो रहा है मोहम्मद गोरी। नाम सुना होगा मोहम्मद गोरी का आपने। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की जो कथाएं भी आती हैं इतिहास के अंदर, छोटी क्लासों में, बड़ी क्लासों में, सब जगह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया जाता है। मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। ये भी मोहम्मद बिन कासिम सुबुतगिन मोहम्मद गजनवी की तरह भारत से धन प्राप्त करने के लिए आया था और इसने क्या किया? 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण था 1175। छात्रों, मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। 1175 में इसने मुल्तान जो प्रांत है, मुल्तान प्रांत के जो शासक थे करमाथी जाति के मुसलमान, करमाथी जाति के मुसलमान मुल्तान प्रांत में रहते थे। इन योद्धाओं ने मोहम्मद गोरी का मुकाबला किया, परंतु मोहम्मद गोरी की विशाल सेना के सामने ये अधिक समय से तक टिक नहीं पाए और 1175 ईस्वी में ये पराजित हो गए और मोहम्मद गोरी ने लगातार भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। इसने सिंध, मुल्तान, लाहौर के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और अब मोहम्मद गोरी का मुकाबला भारत के शक्तिशाली शासक जो गुजरात प्रांत के शासक है, गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय। कौन है छात्रों? मूलराज द्वितीय। ये चालुक्य वंश के शासक हैं।
इन पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी और मूलराज द्वितीय के मध्य आबू पर्वत की तलहटी पर 1178 ईस्वी में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ यहाँ पर 1178 ईस्वी में। मूलराज द्वितीय थे, इन्होंने मोहम्मद गौरी को क्या किया, पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी पराजित हो गया। यह पराजय मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। छात्रों, मोहम्मद गौरी की जो भारत में प्रथम पराजय है वो कौन सी है, गुजरात में पराजय, अर्थात गुजरात के शासक